व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोग आ गए हैं ऑन डे 17 और आज के बाद बस मात्र 4 दिन और 4 दिन के बाद तुम लोग प्राउडली कह पाओगे कि हाँ यार, वी डिड ऑल द हार्ड वर्क, हमने एफर्ट लगाया और हमें ये रियलाइज हो जाएगा कि अगर हम कुछ सोच सकते हैं और अपनी 100% डिसिप्लिन के साथ उस चीज़ की तरफ जा सकते हैं तो लाइफ में एवरीथिंग इज अचीवेबल। अगर आपने वो एफर्ट डाला है तो आपको लगेगा कि हाँ यार, रिजल्ट्स भी आए हैं। हम 21 दिन पहले तक कहाँ स्टैंड कर रहे थे और आज हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, कितना बेटर हम लोग फील कर रहे हैं, कितना कुछ हमने अचीव किया है। तो दिस इज समथिंग विच इज़ वर्थ अप्रिशिएटिंग। अब बचे हैं सिर्फ आज के बाद 4 दिन और अगले 4 दिन में हमारा पूरा ही अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स सब खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से पढ़ते रहो, खूब मेहनत करो यार, और जीवन में बहुत अच्छा करना है। चलिए जल्दी से जाके अटेंडेंस लगा दीजिए। लेट्स बिगिन। तो गाइज आज हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर? और ये मल्टीप्लायर शब्द हमने पहले भी सुना हुआ है। यस, आप लोगों ने पहले भी ये मल्टीप्लायर सुना है बैंकिंग में, जहां पे मैंने आपको मनी मल्टीप्लायर सिखाया था। यहां पे क्या है? यहां पे है बच्चों द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को बेटा जी हम लोग के से डिनोट करते हैं, ठीक है। और के का वैल्यू जो होता है, इसका मतलब होता है डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा आई, ठीक है। अब आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टमेंट, वाई स्टैंड्स फॉर इनकम। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी एक इकोनॉमी में कुछ इन्वेस्टमेंट करी जाती है तो उस इन्वेस्टमेंट से कई गुना इनकम जनरेट होती है। फॉर एग्जाम्पल 4000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी गई, उस इन्वेस्टमेंट से लेट सपोज 20,000 करोड़ की इनकम जनरेट हो गई, तो हम बोलेंगे भैया मल्टीप्लायर की वैल्यू है 5 टाइम्स। कहने का मतलब ये है कि मल्टीप्लायर क्या शो करता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई और उससे कितनी इनकम जनरेट हो गई। इसी को हम लोग इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मीनिंग क्या है। तो मीनिंग तो मैंने आप लोगों को बता दिया। इट शोज कि कितनी इन्वेस्टमेंट हुई और उससे कितने गुना इनकम जनरेट हो गई। इसी को हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बोलते हैं। अब ये चलता कैसे है, इसका प्रोसेस क्या है, किस तरीके से ये काम करता है। तो मल्टीप्लायर का जो प्रोसेस है ना बेटा, उसको समझने के लिए हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी और उस टेबल से भी पहले हमें कुछ एजम्पशंस लेनी पड़ेंगी। एजम्पशंस क्या है कि भैया ये एक फैक्ट पे बेस्ड है कि एक इंसान का खर्चा दूसरे इंसान की इनकम होता है और एक की इनकम दूसरे का खर्चा होता है। इसका क्या मतलब हुआ सर? देखो बहुत बेसिक है। अगर आपको घर से पैसा मिलता है तो आपके पेरेंट्स के लिए वो खर्चा है, आपके लिए वही इनकम है ना। आप अगर कोई खर्चा करते हो तो आपका खर्चा है, किसी और के लिए वो इनकम है। फिर जिसके लिए इनकम है वो फिर खर्चा करेगा तो किसी और के लिए वो इनकम होगा। तो इस इकोनॉमी में ऐसे चलता रहता है कि जहां आपकी जेब से पैसा जाएगा तो किसी ना किसी की जेब में पैसा आएगा, है ना। तो देखो, इस प्रोसेस को समझने के लिए आपको सबसे पहले बस यही दिमाग में रखना है कि भैया जब आपकी जेब से पैसा जाता है यानी इन्वेस्टमेंट होती है तो उससे किसी ना किसी की इनकम होती है, राइट। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो किसी ना किसी की इनकम होती है। फिर वो इस इनकम से क्या करता है, कुछ पैसा कंज्यूम कर लेता है और कुछ पैसा सेव कर लेता है। तो 4 चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, कितनी इन्वेस्टमेंट हुई, कितनी इनकम हुई, कितना कंजम्पशन हुआ, कितना सेविंग हुआ। ओके, अब चेंज इन कंजम्पशन के लिए हम एमपीसी एज्यूम करेंगे, लेट सपोज 0.9। 0.9 का क्या मतलब है कि जितना भी मैं कमाऊंगा उसका 90% मैं खर्च करूंगा, है ना। ये मेरा एजम्पशन है। आप 0.8 भी ले सकते हो, 0.7 भी ले सकते हो, 0.6 भी ले सकते हो, जो आपका मन करे वो आप एमपीसी ले सकते हो इन जनरल, सही है। अब हम मानते हैं बच्चों कि फर्स्ट राउंड में सरकार ने 100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करी, ठीक है। अब अगर गवर्नमेंट 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करती है, सपोज आपका जो शहर है वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में आ जाता है और उस पर 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट होती है,
100 करोड़ की जब इन्वेस्टमेंट होती है, सरकार इन्वेस्ट करेगी, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएगा, किसी सीमेंट वाले के पास, सरिये वाले के पास, किसी डेवलपमेंटल कंपनी के पास जाएगा, वो अपनी लेबर को देंगे, तो किसी ना किसी की इनकम होगी। इसका मतलब ये है सर, जितनी भी इन्वेस्टमेंट होती है उतनी सेम किसी ना किसी की इनकम तो हो ही जाती है। इसका मतलब जितना भी आप इन्वेस्ट करोगे उतनी इनकम होना तो तय है, उससे कम तो नहीं होगा, कि कम से कम वन टाइम तो होगा ही होगा, राइट। अब हमने क्या समझा कि जिसकी भी इनकम हुई, एमपीसी 0.9 लिया हुआ है, वो 90% इसका खर्च करेगा, यानी 90 रुपए खर्च करेगा, 10 रुपए सेव करेगा। अब वो 90 खर्च करेगा, उसकी जेब में से 90 गए, तो फिर से किसी ना किसी की जेब में 90 आए, है ना। जहां पे इसने ये खर्च करा, इन्वेस्टमेंट तो एक ही बार हुआ, ये 100, आपने यहां 90 खर्च किया, तो फिर से किसी ना किसी की इनकम हुई है 90। अब जिसकी भी इनकम हुई वो क्या करेगा, इसका फिर 90% खर्च करेगा, यानी 81 वो खर्च करेगा, 9 रुपए वो क्या कर लेगा, सेव कर लेगा। जब वो 81 खर्च करेगा, फिर किसी ना किसी की इनकम हो जाएगी सर 81, राउंड नंबर 3 में किसी ना किसी की फिर इनकम हो जाएगी 81। अब 81 में 8.1 का बेसिकली सेविंग होगा, 72.9 ये खर्च करेगा, फिर किसी ना किसी की इनकम हो जाएगी 72.9, है ना। अब ये इसी तरीके से बच्चों राउंड्स चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, और आगे बढ़ते 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 हम लोग क्या बोलेंगे, सर ये प्रोसेस कहाँ पे खत्म होगा, जहां पे जो सेविंग है वो आपकी इनिशियल इनकम के बराबर आ जाएगी, इतना आपके पास सेव हो जाएगा, ठीक है। इतना अगर आपके पास सेव हो गया तो सर इनकम, जब अगर आप ये पूरा चला लो ना, तो इनकम बन के आ जाएगी बच्चों 1000। इनकम कितनी बन के आ जाएगी, 1000। अगर मैं पूरा टेबल कैलकुलेट करूं ना, पूरा बना के, कैलकुलेटर से अगर आप बना के देखोगे, तो इनकम आ जाएगी बच्चों 1000, खर्चा हो जाएगा 900, सेविंग हो जाएगी 100, ठीक है। वहां पे मनी मल्टीप्लायर में भी ये ऐसे ही खत्म होता था, जहां पे इनिशियल जो डिपॉजिट था वो लास्ट में एलआरआर के बराबर आ जाता था, है ना। यहां पे भी ये प्रोसेस कहां पे खत्म होता है, जब आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट थी उतना इकोनॉमी में सेविंग हो जाती है। और अगर आप ध्यान से देखो तो कितना मल्टीप्लाई हो गया, आपने इन्वेस्ट किया था 100 करोड़, इनकम बन गई 1000 करोड़, इसका मतलब 10 टाइम्स मल्टीप्लायर की वैल्यू आ गई, 10 गुना इनकम जनरेट हो गया, राइट। सर ये आपको कैसे पता लगा कि ये 1000 ही आएगा? बच्चों एक फॉर्मूला और है, जो K है वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, 1/1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC को क्या बोलते हैं, 1/MPS। तो मुझे पहले से पता था कि 1/1 माइनस 0.9 या फिर 1/0.1, तो इसका वैल्यू तो 10 टाइम्स ही आना है। मैं पहले से जानता था कि ये 10 गुना ही आएगा, राइट। तो आपने जो भी वैल्यू MPC की ली है उसकी मदद से ही आप K की वैल्यू निकाल सकते हो, समझे। तो K जो आपने कैलकुलेट करा है ना, इसकी हेल्प से आप सारी चीजें कर सकते हो। अब देखो, जब मेरा MPC 0.9 है तो K का वैल्यू कितना आया, 10 टाइम्स, ठीक है। अब अगर मेरा MPC मैं 0.5 ले लेता हूं सपोज, इसका मतलब MPC कम हो गया, MPC कम हो गया। तो अब देखते हैं K का वैल्यू कितना आएगा। तो सर MPC अगर 0.5 हुआ है तो K इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.5, 1/0.5 दैट इज 2 टाइम्स। ये क्या आ गया, 2 टाइम्स आ गया। तो K का वैल्यू भी सर कम हो गया, K भी 2 टाइम्स हो गया। तो इसका मतलब ये है कि MPC और K डायरेक्टली रिलेटेड है। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि K का मीनिंग क्या है, हम बता देंगे। प्रोसेस क्या है, ये पूरा प्रोसेस लिख देंगे। अगर आपको बोला जाए कि रिलेशनशिप बताओ, रिलेशनशिप यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, MPC 0.9 रिलेशनशिप विद MPC, तो आप क्या बोलोगे, डायरेक्ट रिलेशनशिप। कैसा रिलेशनशिप होता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। वहीं पे अगर मैं बोलूं रिलेशनशिप विद MPS, तो इसमें बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। सर इनवर्स कैसे, बच्चों फॉर्मूला में ही था, K इज इक्वल टू 1/MPS। 1/MPS का मतलब इनवर्स हो गया ना। अब यहाँ पे ही आप देख लो, MPC अगर 0.9 है
तो MPS 0.1 होगा, है ना। अगर MPC 0.9 होता है तो MPS 0.1 होता है, क्योंकि दोनों का सम 1 होता है, राइट। MPC अगर 0.5 है तो MPS भी 0.5 होगा। तो देखो यहाँ से 0.1 से 0.5, MPS अगर बढ़ा तो K 10 से 2, K कम हो गया। इनवर्स रिलेशन हो गया या नहीं हो गया। तो MPC और MPS का कैसा रिलेशन होता है आपस में, इनवर्स, ठीक है। तो MPC का K के साथ डायरेक्ट रिश्ता, MPS का K के साथ इनवर्स रिश्ता, ठीक है। एक छोटी सी क्वेश्चन और आ जाता है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। तो जो मिनिमम वैल्यू होता है बेटा K का वो 1 होता है और मैक्सिमम होता है इनफाइनाइट। इसका मतलब K जो है वो 1 से इनफाइनाइट के बीच में घूमता रहता है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर 100 का इन्वेस्टमेंट होगा तो कम से कम 100 की इनकम तो होगी ना। 100 का इन्वेस्टमेंट होगा तो 100 की इनकम तो होनी है, इसका मतलब 1 टाइम तो होनी है। आगे कितनी हो जाए वो इनफाइनाइट है, किसी को कुछ नहीं पता, समझे। इसको अगर फिर भी हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखते हैं, देखो भैया MPC किसके बीच में घूमेगा, MPC का मिनिमम 0 है, MPC का मैक्सिमम 1 है, और K किस पे डिपेंड करता है, MPC पे, है ना। तो K इज 1/1 माइनस MPC। अगर मैं 0 रख लूं तो 1 आएगा कम से कम, K का वैल्यू कम से कम 1 आएगा। और अगर मैं K की मैक्सिमम वैल्यू रख दूं 1/0 इज इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है बच्चों वो 1 से लेके इन्फिनिटी तक घूमती रहती है। तो 4 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक में से आते हैं कि मतलब क्या है। तो हम बोलते हैं मीनिंग ये होता है कि एक इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट से कितने गुना इनकम जनरेट हो गया, वो मीनिंग है। प्रोसेस में हम ये पूरा नीचे वाला प्रोसेस एक्सप्लेन कर देंगे। रिलेशनशिप MPC के साथ डायरेक्ट, MPS के साथ इनवर्स, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ K, मिनिमम 1, मैक्सिमम इनफाइनाइट। दिस इज हाउ मल्टीप्लायर वर्क्स। देखो सर, एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 4000 करोड़ इन एन इकोनॉमी जनरेट एडिशनल इनकम ऑफ 16000 करोड़। द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर विल बी 4। मल्टीप्लायर क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, ओके। उसके बाद वर्किंग में क्या लिख दोगे, मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। ये इसके फॉर्मूलाज हैं। वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर इज अनदर पर्सन्स इनकम। एक का खर्चा दूसरे की इनकम है। व्हेन एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज मेड, जब भी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी जाएगी तो इनकम कई गुना बढ़ जाती है। उसके बाद हम ये टेबल बना देंगे। ये टेबल मैं आपको ऑलरेडी बना के दिखा चुका हूँ, सेम वही टेबल है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। और इसी के साथ इसका पूरा का पूरा प्रोसेस समाप्त हो जाता है, राइट। अब इसका जो एक्सप्लेनेशन है बच्चों वो सेम उसी तरीके से लिखना है आपको जैसे आप किसका लिखते हो, मनी मल्टीप्लायर का लिखते हो। तो अगर आप अपनी किताब खोलोगे तो उस किताब में इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ होगा, राइट। उसका एक्सप्लेनेशन आप बड़े ध्यान से एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, ओके। अब देखो बच्चों, अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखना हो तो मैंने खोल दिया, ये थोड़ा वाइट पेपर पे है बट आपको आई गेस स्क्रीनशॉट लेने में इजी हो जाएगा। आप इसको लिख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आप लिख लेना। देखो लिखा हुआ है, सपोज एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ इज मेड टू कंस्ट्रक्ट अ फ्लाईओवर। फ्लाईओवर बनाने के लिए 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी गई। दिस एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट विल जनरेट एक्स्ट्रा इनकम ऑफ 100 करोड़ इन द फर्स्ट राउंड। इससे फर्स्ट राउंड में 100 करोड़ की ही इनकम हो जाएगी। MPC हमने एज्यूम करा है 0.9, तो रेसिपिएंट्स इसका कितना खर्च करेंगे, 90 करोड़ खर्च करेंगे एज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इससे इनकम बढ़ेगी 90 करोड़ की सेकंड राउंड में। दूसरे राउंड में यही किसी ना किसी की इनकम हो जाएगी। नाउ 90% ऑफ 90 करोड़ दैट इज 81 करोड़ वो खर्च होगा, है ना। और ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहेगा। द मल्टीप्लायर प्रोसेस गोज ऑन एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन एवरी राउंड विल बी 0.9 टाइम्स द एडिशनल इनकम रिसीव फ्रॉम द प्रीवियस राउंड, ठीक है। एट लास्ट हमें दिखेगा कि इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 करोड़ लीड्स टू इंक्रीज ऑफ 1000 करोड़ इन इनकम। As a result, multiplier will be 10 times. तो this is how आप अगर explanation लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ओके। चलो सर अब अरे ले भाई, लो जी। अब हम आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है बेटा जी एक्सेस डिमांड।
सर व्हाट इज एक्सेस डिमांड? जब भी इकोनॉमी में बच्चों डिमांड ज्यादा हो जाता है, जब भी जितनी आपको फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के लिए डिमांड की जरूरत थी उससे ज्यादा डिमांड हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? एक्सेस डिमांड। तो देखो लिखा हुआ है एक्सेस डिमांड रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट से जब भी हमारा जो डिमांड है वो ज्यादा होगा तो उसको हम एक्सेस डिमांड बोलेंगे। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन एडी इज मोर देन एएस कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। सर इसका डायग्राम कैसा बनेगा? देखो बच्चों, ये आपके पास एएस है, ये एडी है, ठीक है। ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम था। इस इक्विलिब्रियम को क्या बोलते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे आपने इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट लिया है, यहाँ आपने एडी लिया है, ठीक है, परफेक्ट है। अब अगर इकोनॉमी में फिलहाल डिमांड ज्यादा चल रही है, मतलब अगर इकोनॉमी में डिमांड यहां चल रही है, इसको आप बोलोगे AD1, इसको आप बोलते हो C+I, इसको हम बोलते हैं C+I प्लस डेल्टा आई। सर डेल्टा आई मतलब बेटा इन्वेस्टमेंट बड़ी होगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से इनकम बड़ी होगी। इनकम अभी बढ़ गया है ना मल्टीप्लायर में कि इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तो इनकम बढ़ती है। उस इनकम से लोगों ने डिमांड बढ़ानी चालू कर दी होगी, इसीलिए डिमांड बढ़ के आई है ना। तो देखो अब यहाँ पे ये वाला इक्विलिब्रियम होता था ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, लेकिन हम फिलहाल ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम दिखाने नहीं आए, हम दिखाने आए हैं कि कितनी डिमांड ज्यादा है। तो जब भी डिमांड ज्यादा होती है तो हम लोग इसको बोलते हैं एक्सेस डिमांड। ओके, नाउ एक्सेस डिमांड की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो मुझे एक बात बताओ, फुल एम्प्लॉयमेंट पे हम बस इतना ही सप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब यहां से देखा जाए डिमांड में और सप्लाई में इतना गैप आ जाएगा, इतना गैप आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? तो इस गैप को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कभी भी डिमांड ज्यादा होगी, महंगाई हो जाएगी या नहीं हो जाएगी इकोनॉमी में? डिमांड ज्यादा है, सप्लाई उतनी है नहीं, चीजें ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, उतनी इकोनॉमी में अवेलेबल है नहीं, तो इस गैप को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है कि भैया जितना एडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे होना चाहिए और एक्चुअल एडी जो है उसके बीच में जो गैप है, इस गैप को हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। ओके, तो देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास। कर्व मैंने आपको यही वाला बना के दिखा दिया, एएस आ गया, एडी आ गया, एडी ऊपर है, तो ये ईएफ, ये जो गैप है इसी को हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं। देखो लिखा हुआ है इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सिस पे लेंगे, एडी हम वाई एक्सिस पे लेंगे, ठीक है। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, इस पॉइंट को हम फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते हैं। उसके बाद हमने बोला ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एडी राइजेस। अब बच्चों सिर्फ जरूरी नहीं है कि इन्वेस्टमेंट की वजह से ही हो, मल्टीपल रीजंस की वजह से डिमांड बढ़ सकती है, लेकिन हम फिलहाल मान रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट की वजह से बढ़ा है। इट डिनोट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, और जो गैप है दोनों डिमांड के बीच में, एडी पहले वाला और एडी फुल एम्प्लॉयमेंट वाला, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है? इन्फ्लेशनरी गैप रेफर्स टू द गैप, उस गैप को बोलते हैं बाय विच एक्चुअल एडी एक्सीड्स द एडी रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। जितना एक्चुअल एडी ज्यादा है फुल एम्प्लॉयमेंट एडी से, इस गैप को ही हम इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, ठीक है। रीजंस फॉर एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड हुए क्यों है बेटा, या क्यों होते हैं हमारे पास एक्सेस डिमांड? तो हम लोग बोलते हैं भैया एक्सेस डिमांड होने के कई रीजंस हो सकते हैं। सर कैसे रीजंस हो सकते हैं? देखो सबसे पहले आप ये बोल सकते हो कि राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों का खर्चा करने का एबिलिटी बढ़ गया, राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम मे बी वन ऑफ द रीजंस, है ना। दूसरा हो सकता है रिडक्शन ऑफ टैक्सेस, सरकार ने टैक्स कम कर दिए हों, टैक्स कम कर दिए होंगे तो भी लोग ज्यादा डिमांड करेंगे। तीसरा हो सकता है गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रहा हो, इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। देखो अगर सरकार खर्चा करेगा तो वो पैसा कहाँ आता है? पैसा इकोनॉमी में ही तो आता है। इकोनॉमी में पैसा आएगा, लोग डिमांड करेंगे ऑफ कोर्स, तो डिमांड बढ़ेगा। फॉल इन इंपोर्ट्स, बच्चों जो हम पहले इंपोर्ट करते थे अब वो हम इंपोर्ट नहीं करते हैं, इंपोर्ट नहीं करते तो हमारे देश की ही डिमांड बढ़ेगी, डोमेस्टिक डिमांड बढ़ेगी। राइज इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट बढ़ गया है हमारा, इसका मतलब हमारे देश के साथ साथ अब हम बाहर भी बेचते हैं तो डिमांड तो बढ़ रही है हमारी। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है बेटा नए नोट्स प्रिंट होना। आरबीआई जब नए नोट प्रिंट करता है तो वो पैसा कहाँ आता है? इकोनॉमी में ही आता है। लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग डिमांड तो करेंगे,
उसके बाद इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो आपको पता है कई गुना इनकम बढ़ता है, इनकम बढ़ती है तो डिमांड तो बढ़ेगी। एक्सेस डिमांड का जो मेन देखा जाए ना अगर, वो कारण है मनी सप्लाई का बड़ा होना। देखो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों के पास पैसा ज्यादा है तभी तो हो रहा है, टैक्स कम हो गया लोग ज्यादा खर्च कर पाएंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगा तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा, इंपोर्ट कम हो रहे हैं इसका मतलब पैसा बच रहा है तो हम डोमेस्टिक डिमांड करेंगे, ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं पैसा आ रहा है, डेफिसिट फाइनेंसिंग पैसा आ रहा है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट पैसा आ रहा है। तो हमें अगर एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करना है ना, तो हमें इस मनी सप्लाई को कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो बड़ी सीधी सीधी सी बात है या नहीं है बच्चों, कि भैया अगर देखा जाए तो हो तो वही रहा है ना। तो ये हमारे पास मेन कारण होते हैं एक्सेस डिमांड के, राइट। इसके बाद आता है बच्चों हमारे पास डेफिशिएंट डिमांड। सर व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड? डेफिशिएंट डिमांड किसको बोलेंगे? तो बच्चों डेफिशिएंट डिमांड हम बोलते हैं एक ऐसी सिचुएशन को जब एडी कम हो जाता है कॉरस्पॉन्डिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम के। इसका मतलब है ये देखो ये एडी बढ़ के आया था तो एक्सेस डिमांड था, इसको यहीं रखते हैं, थोड़ा आधा अधूरा तुम्हें दिखाई दे। डेफिशिएंट डिमांड कहां पे होगा? डायग्राम बड़े ध्यान से बना के आना बच्चों एग्जाम में। एएस ये एडी, ठीक है, ये एडी है सी प्लस आई, ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम है, दिस इज योर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये आ गया जी ओ वाई, यहाँ पे इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट लिया है, ये आपका एडी है। इस बार एडी कम है, कम है मतलब सर देखो एडी इस बार नीचे है, एडी 1, ये क्या हुआ सी प्लस आई माइनस डेल्टा आई, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ तो इनकम कम हो जाएगा तो डिमांड कम होगी, है ना। अब देखो फिर से ये वाला जो इक्विलिब्रियम है इसको अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम बोलते थे, लेकिन आपको दिखाना नहीं है अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, हमेशा ध्यान रखना जो गैप दिखाना है ना आपको वो फुल एम्प्लॉयमेंट में दिखाना है। फुल एम्प्लॉयमेंट के ऊपर हुआ था यहाँ पे, यहाँ फुल एम्प्लॉयमेंट के नीचे होगा, तो ये वाला गैप। अब आप सोचो बच्चों जब डिमांड ही नहीं है, डिमांड नहीं है तो चीजें महंगी होंगी या सस्ती होंगी? अगर चीजों की डिमांड नहीं होती तो वो सस्ती हो जाती हैं, तो इस गैप को हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। इस गैप को हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशनरी गैप। यहाँ पे एडी जो है एक्चुअल वाला वो नीचे है, तो अब जो गैप आता है उसको हम डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, ओके। और इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड था, डिमांड ज्यादा होना, डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड कम होना, ओके। देखो डेफिशिएंट डिमांड refers to a situation when AD is less than AS corresponding to full employment equilibrium। इस बार नीचे आ जाएगा, ओके। इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट एक्स एक्सिस पे लिए हैं, एडी वाई एक्सिस पे लिया है, एडी एंड एस इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट ई पे, जिसका मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है। ड्यू टू डिक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कम हुई तो एडी गिरेगा इस बार। इट डिनोट्स द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, और जो गैप आया है उसको हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप इज अ गैप बाय विच एक्चुअल एडी फॉल्स शॉर्ट, यानी कम पड़ गया, of AD required to establish full employment equilibrium। Point F indicates under employment equilibrium, okay। और इसी गैप को हम क्या बोलते हैं? deflationary gap। इसके क्या कारण रहे बेटा? पहले वाले का जस्ट रिवर्स, डिक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोग खर्चा नहीं कर रहे, डिमांड कम हो जाएगी। इंक्रीज इन टैक्सेस, टैक्स बढ़ गए तो चीजें महंगी हो गई, डिमांड कम हो जाएंगी। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार ने खर्चा करना कम कर दिया तो इकोनॉमी में कम पैसा आएगा। राइज इन इम्पोर्ट, अगर इम्पोर्ट बढ़ जाते हैं, सर इम्पोर्ट बढ़ने से क्या इम्पैक्ट आएगा? देखो अगर इम्पोर्ट बढ़ते हैं तो आप बाहर से सामान ज्यादा खरीदते हो ना, तो आपकी डिमांड तो कम होगी। फॉल इन एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स कम हो जाए सर अगर, बिल्कुल सही बात है, एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं इसका मतलब डिमांड कम हो रही है। फॉल इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट कम है तो पैसा भी कम आ रहा है इकोनॉमी में। तो दिस इज द मेन थिंग जहाँ पे हम मल्टीपल रीजंस पढ़ते हैं फॉर डेफिशिएंट डिमांड। सर अब हम कंट्रोल कैसे करें एक्सेस और डेफिशिएंट डिमांड को? लो सर मैं तुम्हें एक चार्ट बना देता हूं, ये तुम्हारे बहुत काम आएगा। हाउ टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड। अब देखो बच्चों एक कॉन्सेप्ट समझ लो बड़ा आसान सा, ये तुम बैंकिंग में भी पढ़ के आए हो टॉपिक, तो इसमें तुम्हें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, आसान है। एक्सेस डिमांड कब था?
जब लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तभी तो लोग डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ऑलरेडी मनी सप्लाई ज़्यादा है, तो हमें क्या करना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, राइट। डेफिशिएंट डिमांड कब होता है, लोग डिमांड कब नहीं करते, जब पैसा नहीं होता। इसका मतलब मनी सप्लाई यहाँ पे कम है, तो हमें मनी सप्लाई को बढ़ाना है, इंक्रीज करना है, राइट। तो अब मनी सप्लाई को चेंज करने के लिए ना हमारे पास दो पॉलिसीज हैं। एक को हम बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी, एक को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। फिस्कल पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ आरबीआई। ठीक है, अब देखो बच्चों, फिस्कल पॉलिसी में दो चीजें आती हैं मेनली, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। दो चीजें आती हैं, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और टैक्सेस। अब तुम सोचो बच्चों, हमें मनी सप्लाई कंट्रोल करना है। मनी सप्लाई कंट्रोल करने का मतलब है कि इकोनॉमी में ऑलरेडी बहुत पैसा है, हमें उसे कम करना है। तो सरकार अगर और खर्चा करेगा तो और पैसा पहुंचेगा, सिचुएशन इवन वर्स हो जाएगी। हमें तो करना है कंट्रोल, हम नहीं चाहते कि ज्यादा पैसा जाए, तो आपको क्या करना होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर रिड्यूस करना होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम करना होगा। सरकार अगर अभी भी खर्चा करती रहेगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को कम करना है। टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। सर टैक्स क्यों बढ़ाना है, क्योंकि मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं। टैक्स बढ़ाएंगे तो लोगों से पैसा इकट्ठा होगा, लोगों के पास कम होगा तो वो डिमांड अपने आप कम करेंगे, एक्सेस डिमांड अपने आप ठीक हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं कि लोग डिमांड ना करें, डिमांड ना करें तो उनका पैसा खत्म करना होगा। पैसा खत्म कैसे करें, सरकार एक्सपेंडिचर कम से कम करे, टैक्स ज़्यादा से ज़्यादा लगाए। वहीं अगर पैसा बढ़ाना है, अगर डेफिशिएंट डिमांड है, डिमांड हो ही नहीं रही तो पैसा बढ़ाना है, तो रिवर्स, सरकार खर्चा ज़्यादा करे। सरकार खर्चा ज़्यादा करेगा तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा पहुंचेगा। वहीं पे टैक्सेस को कम कर दे, टैक्स को कम कर दे ताकि लोग ज़्यादा डिमांड करें, है ना। तो गवर्नमेंट अपने एंड से दो चीज़ों पे काम कर सकती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पे और टैक्सेस पे। सर आरबीआई क्या कर सकता है, आरबीआई के पास बच्चों तुम्हें पता है दो मेजर्स हैं, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। ये तुमने बैंकिंग में पढ़े हुए हैं सारे। आरबीआई वॉज द कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई ना, वही पॉइंट है सेम, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। यहाँ पे मनी सप्लाई कंट्रोल ही करना है हमें, ओके। अब देखो क्वांटिटेटिव में क्या क्या था, रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, LRR, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। इसके अंदर दो थे, कैश रिजर्व रेशो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। ऐसे ही क्वालिटेटिव में मार्जिन रिक्वायरमेंट और आपका मॉरल सुएशन एंड सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। तो याद करो बच्चों, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ा हुआ है तभी डिमांड हो रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या करा जाए। रेपो रेट होता था वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिसपे आरबीआई लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को। तो आरबीआई चाहता है कि इकोनॉमी में पैसा ना जाए, तो आरबीआई रेट महंगे करेगा, तो रेपो रेट भी बढ़ेगा, शॉर्ट टर्म के लिए होता था। बैंक रेट भी बढ़ेगा। ये आप बैंकिंग में आपने ये टॉपिक पूरा डिटेल में समझाया मैंने, अगर आपने बैंकिंग वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको जाके देख के आओ, सेम टॉपिक है। रेपो रेट बढ़ेगा, बैंक रेट बढ़ेगा, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ेगा। सर रिवर्स रेपो रेट क्या होता था, रिवर्स रेपो रेट होता था कि अगर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास पैसा जमा करते हैं तो उनको कितना ब्याज मिलेगा। तो कमर्शियल बैंक अगर सेंट्रल बैंक के पास पैसा जमा करेंगे और ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो वो इकोनॉमी में तो पैसा नहीं देंगे, वो सब इधर जमा करेंगे, तो मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा, है ना। ओपन मार्केट ऑपरेशंस होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय या सेल करना। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, अभी फिलहाल मनी सप्लाई ज्यादा है, हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो हम सिक्योरिटीज बेचेंगे, सिक्योरिटीज की सेलिंग करेंगे। सेलिंग करने से क्या होगा, जनता के पास सिक्योरिटीज पहुंच जाएगी, हमारे पास उनका पैसा आ जाएगा। तो सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज,
CRR होता है कि आपको सेंट्रल बैंक के पास कुछ परसेंटेज ऑफ योर डिपॉजिट्स जमा कराना है, और SLR होता है अपने पास भी आपको कुछ ना कुछ जमा करना है। फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये एक बैंक के पास आए, 10 रुपये बैंक को यहाँ रखने हैं, 10 रुपये यहाँ रखने हैं, ये होता है सेंट्रल बैंक के पास, ये होता है अपने पास। तो लोन कितना बांट सकता है? 80 रुपये। मनी सप्लाई 80 का बढ़ाएगा वो, हम चाहते हैं कम जाए तो हम ये दोनों बढ़ा देते हैं कि भैया रिजर्व यहाँ पे भी बढ़ेगा, यहाँ पे भी बढ़ेगा। तो LRR को आपको बढ़ाना है, इसको बढ़ाने से अपने आप मनी सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। ओके, जब आपको मनी सप्लाई बढ़ाना हो तो इन सबको कम करो, है ना। रेपो रेट का मतलब, रेपो रेट कम करने का मतलब है कि आप आसानी से लोन देना चाहते हो। बैंक रेट कम करने का मतलब भी यही है कि आप आसानी से लोन देना चाहते हो। रेपो रेट शॉर्ट टर्म के लिए होता है, बैंक रेट लॉन्ग टर्म के लिए होता है। रिवर्स रेपो रेट का क्या मतलब है सर? रिवर्स रेपो रेट को भी हमें कम कर देना है कि हमारे पास मत जमा करो, पब्लिक में बांटो। आप हमारे पास जमा करोगे तो हम आपको जो इंटरेस्ट देंगे उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते थे, वो भी कम करना है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में इस बार सिक्योरिटीज को हम लोग बाय करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में हम लोग इस बार सिक्योरिटीज को बाय करेंगे, RBI बाय करेगा, तो RBI के पास सिक्योरिटी आ जाएगा, पैसा पब्लिक के पास पहुंच जाएगा। LRR को भी कम करा जाएगा, CRR SLR दोनों कम करे जाएंगे कि रिजर्व मत बनाओ, ज्यादा से ज्यादा लोन बांटो। ठीक है। मार्जिन क्या होता था सर? मार्जिन होता था कि डिफरेंस बिटवीन लोन एंड सिक्योरिटी, कि अगर 1 लाख का लोन चाहिए तो 1.5 लाख की सिक्योरिटी लेके आओ, 50,000 का डिफरेंस आया, वो मार्जिन होता था। अगर लोन नहीं देना तो मार्जिन को बढ़ा देते थे, लोन देना है तो मार्जिन को कम कर देते थे। सर यहाँ लोन क्यों देना है? क्योंकि डिमांड नहीं है भाई, लोगों को पैसा दो तो डिमांड बढ़ेगी। मॉरल सुएशन, RBI बोलता है जैसा मैं बोलूंगा मेरी बात माननी पड़ेगी। RBI की बात को सुनना इज मॉरल सुएशन, है ना। जैसे हमारी मॉरल ड्यूटी है हमारी पेरेंट्स की बात को सुनना, वैसे ही कमर्शियल बैंक की ड्यूटी है RBI की बात को सुनना, उसको हम मॉरल सुएशन बोलते हैं। तो RBI बोलेगा डिस्करेज लेंडिंग, हमें लेंड नहीं करना, डिस्करेज लेंडिंग। और यहां पे क्या करेगा? एनकरेज लेंडिंग, ज्यादा से ज्यादा लोन दो। ठीक है। यहां पे बच्चों लेंड नहीं करना, लोन रोकता है, तो सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल चलाता है। यहां पे हम करते हैं इंट्रोड्यूस क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग एक स्कीम है जिसके अंडर RBI बोलता है कि बहुत केयरफुली असेस करके, चेक करके लोन बांटो, ये नहीं किसी को भी दे रहे हो। तो राशनिंग करो, मेजर करो, एक्यूरेसी से देख करो, और जिसको जरूरत है उसको दो, बाकियों को मत दो। तो इंट्रोड्यूस करो क्रेडिट राशनिंग। यहाँ पे क्या कर लेना है? विड्रॉ कर दो, सबको पैसा बांटो। विड्रॉ क्रेडिट राशनिंग, कोई राशनिंग करने की जरूरत नहीं है, पैसा बांटो। तो एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए ये सारी की सारी पॉलिसीज चलती हैं, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स चलते हैं। अगर आपको इसमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट डिटेल में पढ़ना हो तो एक बार बैंकिंग खोल लेना। बैंकिंग में मैंने बहुत ज़्यादा टाइम लगा के इसको पढ़ाया है, तो वहाँ पे पढ़ाया था, तो दोबारा कोई पर्पज़ नहीं है, सेम टॉपिक है, राइट। तो एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल करना है, एक तैयार कर लेना, दूसरा अपने आप तैयार हो जाएगा, जस्ट रिवर्स लिख के आना है बेटा जी। ओके, तो देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से चीज़ें ठीक हो सकती हैं, टैक्सेस से चीज़ें ठीक हो सकती हैं। ओके, उसके बाद RBI के पास जो पॉलिसीज हैं उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं, उसमें क्वांटिटेटिव है, क्वालिटेटिव है। क्वांटिटेटिव में बैंक रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, LRR, राइट। और उधर कौन कौन से हो गए? मार्जिन, मॉरल सुएशन, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। और ये सब पढ़ने के बाद बच्चों हमारा ये यूनिट पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। अब बचे हमारे पास इस यूनिट के न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में आपको बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा, सीरीज खत्म होने के बाद एक सेपरेट 2 दिन की सीरीज चलाएंगे जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स एक बार देखेंगे ADAS के, है ना, क्योंकि वो पक्का एग्जाम में आने हैं, जैसे नेशनल इनकम के हैं। तो ADAS के 2 दिन लगाएंगे सीरीज खत्म होने के बाद, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल पोर्शन कवर करेंगे, या देख लेंगे 21 जो हमारा 21st डे आएगा उस पर ख़त्म कर लेंगे। तो ये यूनिट हमारा कंप्लीट हो जाता है। इक्वेशंस आती हैं कंजम्पशन सेविंग की, वो न्यूमेरिकल के साथ ही चलेंगी। बाकी अब हमारे पास मैक्रो में बचते हैं बेटा 3 चैप्टर, गवर्नमेंट बजट, BOP, फॉरेन एक्सचेंज, जिसमें से 2 हम लोग कल कर लेंगे, मे बी फॉरेन एक्सचेंज और BOP हम कल करेंगे, और गवर्नमेंट बजट बचेगा वो हम करेंगे परसों, बस अब तो मंडे को ही होगा। और मैक्रो खत्म। इंडियन में 4 चैप्टर्स बचे हैं। माइक्रो का रिवीजन भी शाम को चल रहा है 9 बजे, तो जो बच्चों के स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे जिनमें माइक्रो आ रहा है तो वो 9 बजे माइक्रो भी रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ पे भी पूरे यूनिट्स में 1 शॉट करा रहा हूँ, तो बहुत शानदार तरीके से चीज़ें चल रही हैं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन हमारा सफ़र
अभी बहुत लंबा है, बट हम बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगे, मेहनत करेंगे, क्योंकि लाइफ इज ऑल अबाउट द जर्नी एंड इज नॉट अबाउट द डेस्टिनेशन। कहाँ पहुंचेंगे कहाँ नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता, जर्नी को एंजॉय करो। मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।